वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल से कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ बेस्ट सुटेड टू डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। यानी कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी होती हैं? ग्रेवल एंड सैंड। तो ग्रेवल और सैंड की जो परमेबिलिटी है वो कौन से मेथड से बेस्ट हम निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए मेथड है कांस्टेंट हेड मेथड, ठीक है, या कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेवल एंड सैंड का परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ टू सॉइल हैविंग D10 इक्वल टू, D10 क्या होता है? इफेक्टिव साइज 0.6 mm और D10 इक्वल टू 0.3 mm। तो परमेबिलिटी का रेशियो पूछा है। देखें, एलन हेजान ने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था। किसने? एलन हेजान ने। एलन हेजान के अकॉर्डिंग जो आपका परमेबिलिटी होता है दैट विल बी K इक्वल टू C D10 का होल स्क्वायर, जहाँ पर C एक कांस्टेंट है और D10 क्या होता है आपका? इफेक्टिव साइज। अगर ये इफेक्टिव साइज mm में है, ठीक है, देन C की वैल्यू कितनी ले रखे हैं? 1 कांस्टेंट की वैल्यू, और K किस में आएगा आपका? mm पर सेकेंड में। ठीक है, तो आपका अभी किस में दे रखा है? mm में। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो शुरू में सपोज मान लो K1 इज इक्वल टू C D10 यानी कि 0.6 का होल स्क्वायर, फिर K2 इज इक्वल टू C और आपका D10 कितना है इसके लिए? 0.3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसका रेशियो देखें तो C से C कैंसिल आउट हो गया। 0.6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.36, 0.3 का होल स्क्वायर 0.09, तो 0.36 अपॉन 0.09। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। तो राइट आंसर इज 4। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ परकोलेटिंग फ्लूइड। परकोलेटिंग फ्लूइड मीन्स जो फ्लूइड आपका सॉइल मास के थ्रू जा रहा होगा, आर रिड्यूस टू 60% एंड 90%। इफ अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो अदर थिंग्स, तो जनरली परमेबिलिटी जो है, जो आपका फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, वो किस तरह से प्रभावित करती है? के इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है गामा डब्ल्यू, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है आपका? विस्कोसिटी के। ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो शुरू में लेटस परमेबिलिटी के थी जब उसका यूनिट वेट गामा डब्ल्यू था और विस्कोसिटी क्या थी? म्यू। लेटस बाद में लेटस उसकी परमेबिलिटी होगी K1, और अब उसका जो विस्कोसिटी है वो कितना हो गया है? फ्लूइड आर रिड्यूस टू कितना हो गया? 60%। 60% रिड्यूस होने का मीन्स 60% रिड्यूस टू 60% मीन्स कितना हो गया? 0.6 गामा डब्लू। अब अगर हम बात करें, दैट इज़ सॉरी, ये विस्कोसिटी बोल रखा है, कि विस्कोसिटी फिर से देख लेते हैं। तो शुरू में आपका जो परमेबिलिटी है सपोज गामा डब्लू अपॉन कितना हो गया? म्यू। अब बाद में जो आपकी विस्कोसिटी है दैट विल बी रिड्यूस टू 60%। तो 60% ये विस्कोसिटी कितनी रिड्यूस हो गई? 60%, यानी 0.6 म्यू, एंड द यूनिट वेट इज रिड्यूस टू 90%। यूनिट वेट इज 0.9 गामा डब्लू। तो इसको डिवाइड करेंगे, 0.9 अपॉन 0.6 कितना हो जाएगा? 0.9 अपॉन 0.6 हो जाएगा 1.5। तो K1 इज इक्वल टू 1.5 गामा डब्लू अपॉन म्यू, और गामा डब्लू अपॉन म्यू क्या है स्टार्टिंग में? दैट इज K। किसके बराबर है? K। तो कितना हो जाएगा आपका? K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 K, यानी 1.5 K होने का मीन्स इनिशियली K था, फिर बाद में कितना हो गया? 1.5 K। तो दैट मीन्स कितना परसेंट इंक्रीज हो गया आपका? 50%। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? दैट इज K1 इक्वल टू कितना हो गया? 1.5 टाइम्स ऑफ K। 0.5 यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गया आपका? 50% इंक्रीज। जैसे अगर कोई 1.2 है तो 20% इंक्रीज हो गया। 1.3 मीन्स 30%, तो इंक्रीज बाई 50%, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल वेरीज प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज। अभी हमने देखा था, एलन हेजान ने भी बोला था K इज इक्वल टू C D10 का होल स्क्वायर। ठीक है, साथ ही अभी कोजनिक आर्मान इक्वेशन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं D10 का इफेक्टिव साइज। ठीक है, तो D10 का क्या है? होल स्क्वायर। ऐसी कोजनिक आर्मान ने भी बोला था, अपने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था कि K इक्वल टू 1 अपॉन जो सरफेस एरिया है उसका होल स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, E क्यूब अपॉन 1 प्लस E इंटू डिग्री ऑफ सेचुरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर विस्कोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड डी स्क्वायर मीन्स पार्टिकल साइज का होल स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। क्लियर हो गया। हालांकि इससे आगे भी और भी फैक्टर थे इसने कोजनी-कारमान इक्वेशन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल वेरीज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। तो जितना बड़ा साइज होगा पार्टिकल का उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी परमेबिलिटी। इसका मीन्स ग्रेवल की परमेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी आपकी सैंड की, फिर किसकी होगी के ऑफ सिल्ट, और सबसे कम किसकी होगी क्ले की। क्ले की परमेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि ग्रेवल का साइज सबसे ज़्यादा होता है, सैंड का उससे कम, सिल्ट का उससे कम, क्ले का सबसे कम साइज। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन ए सॉइल डिपॉजिट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस द परमेबिलिटी आर इन द रेशियो 1:3 व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एवरेज परमेबिलिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखें क्या होती है कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है। स्ट्रेटिफाइड सॉइल क्या होती है, जब आपका सॉइल की परमेबिलिटी डिफरेंट लेयर में डिफरेंट होती है। जैसे ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। यहाँ पर परमेबिलिटी सपोज K1, यहाँ पर K2 और यहाँ पर क्या हो गया आपका K3। अब क्या होता है, कभी आपका जो फ्लो होता है ये होता है पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, और कभी क्या होता है जो आपका फ्लो होता है वो क्या हो सकता है परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, यानी फ्लो ऐसे हो रहा है जब इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी फर्स्ट वेव केस में, और ये क्या केस है सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में जब आपका परमेबिलिटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है तब क्या होता है आपका जो डिस्चार्ज, ये Q डिस्चार्ज आएगा, ये तीनों में बढ़ जाएगा, तीनों लेयर में Q1 Q2 एंड Q3, यानी डिस्चार्ज डिफरेंट होगा, पर जो हेड लॉस होगा वो क्या रहता है सेम। यानी हेड लॉस सेम होने से क्या हो जाएगा, लेंथ भी सेम है, यानी कि हर एक मीन्स के लेयर की सपोज लेंथ भी क्या है सेम है, लेंथ सपोज हर एक की कितनी L। अब हेड लॉस अगर सेम हो गया तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इसमें भी आई रहेगा, इसमें भी आई रहेगा, उसमें भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या रहेगा आई। दिस इज व्हेन द फ्लो इज पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, और ये रहता है आपका व्हेन द फ्लो इज परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, तो उस केस में डिफरेंट रहता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 3 लेयर है उनकी थिकनेस बराबर है, यानी कि H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू क्या रहता है आपका H3। सपोज इसको मान लेता हूँ H, और परमेबिलिटी इन द रेशियो 1:3। जब भी रेशियो 1:3 देगा तो आप इसको ऐसे कर लेना K, एक को क्या ले लें 2K और एक को क्या ले लें 3K, यानी K1 हो गया आपका K, K2 हो गया आपका 2K और K3 हो गया आपका 3K। अब आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परमेबिलिटी निकालना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, K1 H1, यानी K1 इज K, H1 इज H, प्लस K2 H2, K2 इज 2K एंड H2 इज H, प्लस K3 कितना है आपका 3K एंड H3 इज H अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3, यानी H प्लस H प्लस H। तो इसको सॉल्व किया हमने, 2 और 3 5 और 1 6, 6KH अपॉन 3H, तो कितना आ गया आपका ये H से H कैंसिल आउट हो गया 2K, यानी कि KH, यानी KH मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी जब फ्लो इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा होगा, या हम बोल सकते हैं पैरेलल डायरेक्शन में हो रहा होगा बेडिंग प्लेन के, तो तब 2K है। अब हम देख लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपका हो रहा है तो जो एवरेज परमेबिलिटी होती है वो होता है H1 प्लस H2 प्लस H3। मैं HH क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तीनों की थिकनेस क्या है सेम, अपॉन H1 अपॉन K प्लस H2 अपॉन 2K, क्योंकि 1:2:3 में, प्लस H3 अपॉन 3K। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका कितना आ जाएगा ये, दैट इज 18 अपॉन 11K। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, के भी इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का और सॉल्व करके 18 अपॉन 11K। अब के भी निकल गया और KH भी निकल गया, तो हमें रेशियो क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी टू वर्टिकल परमेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी कितनी निकाली थी अपने 2K, ये कितनी निकाली अपने 18/11K, तो K से K कैंसिल आउट हो गया, 11, ये जो 11 है ये सब कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 11 2 जा 22, तो 22/18 विल बी द राइट आंसर। सो आंसर क्या हो गया इसका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, जो भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, यानी कॉन्टैक्ट के कारण जो प्रेशर आता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी सिग्मा पार। अब आपको पता है जितना ज़्यादा आपका कॉन्टैक्ट रहेगा इनके बीच में, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो वॉइड्स हैं वो वॉइड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वॉइड रेशियो आपका क्या हो जाएगा कम, और जब वॉइड रेशियो कम हो जाएगा डेफिनेटली परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी फॉर द सेम सॉइल। इफ वॉइड रेशियो इज रिड्यूस देन परमेबिलिटी इज ऑल्सो रिड्यूस। ठीक है, तो इसका मीन्स अगर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो वॉइड रेशियो डिक्रीज हो रहा है, वॉइड रेशियो डिक्रीज होगा तो परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो
डिक्रीजेज वॉइड रेशियो एज वेल एज परमेबिलिटी इफ इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज। और इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे इंक्रीज होगा? बाय अप्लाइंग सम प्रेशर, बाय अप्लाइंग सरचार्ज लोड, बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बाय कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कॉन्स्टेंट हेड परमीमीटर। तो परमीमीटर क्या होता है? जो आपका मीन्स की जिससे हम परमेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? परमीमीटर। विद क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया आपको दे रखा है कितना? आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द फ्लो टेक प्लेस अंडर ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ 0.5। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है? 0.5 आई। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है आपका? जो भी आपका हेड लॉस हो रहा है पर यूनिट लेंथ। हेड लॉस क्या होता है? आपको पता है किसी एक सेक्शन पर आपका हेड सपोज H1 है, दूसरे सेक्शन पे H2 है, तो आपका फ्लो क्या होता है? हाई हेड से लो हेड की ओर जाता है। तो जो भी आपका H1 माइनस H2 यानी हेड लॉस H1 माइनस H2 अपॉन L होता है, उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये दे रखा है आपको कितना है? 0.5। फिर उसके बाद द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 60 सेकेंड इज 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर कलेक्टेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम वाटर कलेक्टेड कितना है आपका? 600 सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम कितना है आपका? 60 सेकेंड। तो आपने इसको सॉल्व किया तो दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सीसी पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ गया डिस्चार्ज फ्रॉम दिस। अब हमें निकालना क्या है? परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के लिए हम डार्सी लॉ का यूज करेंगे। डार्सी लॉ ने क्या बोला है? Q इज इक्वल टू KIA। हालांकि डार्सी ने बोला है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और V इक्वल टू यहाँ से कोफिशिएंट क्या आता है आपका? KI। और आपको पता है डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसको फॉर्मूला V की जगह KI रखेंगे तो क्या हो जाएगा? KAI। तो Q इक्वल टू KI, और Q हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना आपका? 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। के हमें निकालना है, आई दे रखा है कितना है? 0.5। और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो के इक्वल टू 1/0.5। तो 1/0.5 मीन्स 10/5, यानी 5 टू जा 10, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। राइट आंसर इज टी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? 2 सेंटीमीटर। तो आपको कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप Q इक्वल टू क्यू कर लें, और ये Q आप क्या करें? वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड पर यूनिट टाइम, और दिस विल बी इक्वल टू क्या आपका? KIA। कैसे KIA? V इंटू ए। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसने दिया था? डार्सी ने KI। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करके दोनों के इक्वेट कर दें, आपका हमेशा क्या निकल जाएगा? K निकल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज फॉर सर्टेन इफ द विस्कोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी। अब आपको बोल रखा है कि किसी एक सॉइल का जो आपका परमेबिलिटी थी शुरू में कितनी थी? 5 × 10⁻⁻5। अब क्या बोल रहा है? विस्कोसिटी रिड्यूस टू हाफ। अब क्या होता है? K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/विस्कोसिटी। तो अगर शुरू में जो परमेबिलिटी थी 5 × 10⁻⁻5 थी, जब आपकी विस्कोसिटी लेटेस्ट 1/μ थी। अब सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में जब आपकी परमेबिलिटी बोल रहा है कितनी हो जाएगी? जब ये जो म्यू है ये हाफ हो जाएगा, यानी 1/μ2, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 2/μ, और 1/μ कितना है? 5 × 10⁻⁻, तो 5 × 10⁻⁻5 × 2 कितना हो जाएगा? यानी कि K फाइनल जब विस्कोसिटी आधा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻5, जो μ/2 था ये ऊपर आ जाएगा 2, 2 पंजे 10, 10 × 10⁻⁵। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, आपको पता है कि अभी हमने किया था एक क्वेश्चन ऐसे कि जो K है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ये गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर और म्यू भी विस्कोसिटी, ये दोनों आपके किसके? फ्लूइड की प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ़ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 0.8 mm पर सेकेंड द टाइप ऑफ सॉइल इज। अब देखें क्या है इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डाटा आपको पता होना चाहिए। अगर परमेबिलिटी इज मोर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, परमेबिलिटी इज मोर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको ये क्या कौन सी सॉइल होती है आपकी? ग्रेवल। क्या होती है आपकी? ग्रेवल, और ये परवियस सॉइल है फर्स्ट। सेकेंड, अगर हम बात करें कि जो परमेबिलिटी है अगर ये आपका किससे किसके बीच में हो?
यानी कि परमेबिलिटी अगर आपकी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से 10 की माइनस 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड हो तो ये क्या रहती है, सैंड। अब देखें 0.8 mm पर सेकंड मीन्स कितना हो गया, 0.08 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे 0.08 किसके बीच में आ रहा है, तो 0.08 किसके बीच में आ रहा है, देखें 1 से लेकर 10⁻³ यानी 1 से 10⁻³ कितना होता है, 0.01001 के बीच में है। तो इसका मीन्स 0.08 किसके लिए आएगा, सैंड के लिए। तो इसका मीन्स राइट आंसर है 0.08 अगर परमेबिलिटी है तो ये क्या होगी आपकी, सैंड। जबकि सिल्ट का कितना होता है, 10⁻³ टू 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड सिल्ट का। क्ले का क्या होता है, लेस देन 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड के लिए आप क्या होती है आपकी, क्ले, यानी लेस देन 10⁻6 क्ले का। ग्रेवल का ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। और 1 से लेके 10⁻³ तक क्या रहती है आपकी। तो जैसे आपका लेटस ये आपका कोई सॉइल पार्टिकल है। अब ये जो सॉइल पार्टिकल हैं इनके बीच में जो भी आपका एडजॉर्ब्ड वाटर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर से इनके मीन्स की सरफेस में आ जाता है। तो जब सरफेस में आ जाएगा तो जो भी ये वर्ड्स थे, तो इन वर्ड्स का जो स्थान था यानी स्पेस था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि जो भी आपका मीन्स की सपोज पहले इतना गैप था, एडजॉर्ब वाटर इसमें नहीं था, ठीक है, इतना गैप था, तो वाटर इजीली पास हो जाएगा इससे। पर अब जब इसमें एडजॉर्ब्ड वाटर आ गया, इसी स्पेस में क्या आ गया, चारों ओर इस तरह से एडजॉर्ब्ड वाटर क्या होता है, जो कि आपका सरफेस पे पार्टिकल के सरफेस में आ जाता है, उसको एडजॉर्ब्ड वाटर। तो अब जो वर्ड्स है उनका स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी पोर्स का साइज कम हो जाएगा। पोर्स का साइज कम हो जाएगा तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो क्या इफेक्ट होता है एडजॉर्ब्ड वाटर का, दैट इज इट रिड्यूस द पोर साइज। तो रिड्यूस करेगा पोर साइज तो परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो एडजॉर्ब्ड वाटर के कारण पोर साइज रिड्यूस हो जाता है, और पोर साइज रिड्यूस हो जाएगा तो परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फिर है द फॉर प्रैक्टिकली इम्परवियस टाइप ऑफ सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय। तो प्रैक्टिकली इम्परवियस टाइप सॉइल यानी कि ऐसी सॉइल जिनको हम अगर फील्ड से निकाल के लाएं यानी रिमोल्ड करके लाएं और लैब में करें तो उन पे आप मीन्स की जो वो बहुत कम परवियस हैं। ठीक है, तो इस टाइप की सॉइल के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे, देखें तो कांस्टेंट हेड, फॉलिंग हेड और कंसोलिडेशन टेस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है आपका, पंपिंग टेस्ट। पंपिंग टेस्ट दो मेथड से किया जाता है, आपको पता ही है, एक पंप आउट टेस्ट होता है और एक क्या होता है आपका पंप इन टेस्ट। ठीक है, और पंप आउट टेस्ट किया जाता है लार्ज एरिया ऑफ प्रोजेक्ट के लिए और पंप इन स्मॉल एरिया ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। पंप इन टेस्ट, ये दो टेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर है पंप आउट टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन परमेबिलिटी ऑफ। तो अभी पंप आउट टेस्ट आपको बताया किसके लिए किया जाता है, लार्ज आउट। ठीक है, पंप आउट टेस्ट में क्या होता है, कुछ आपके मीन्स की ऐसे सॉइल स्ट्रेटा जो कि आपका वाटर को रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, और उससे हम वाटर को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट, यानी क्या बोलते हैं उनको आपका एक्यूफर। क्या बोला जाता है, एक्यूफर। तो एक्यूफर से हम क्या करते हैं, कुछ वाटर को किसी मीडियम से क्या करते हैं आपका खींचते हैं बाहर। ठीक है, और ये कुछ प्रिंसिपल पर आधारित रहती है, कौन से प्रिंसिपल पर आपका डुपिट्स थ्योरी पे। ठीक है, तो जो भी लार्ज प्रोजेक्ट हैं जिन पे आपका बहुत मीन्स कि लार्ज एरिया पे अगर आपको निकालना है और इनकी कॉस्ट क्या होती है आपकी बहुत ज़्यादा, तो तब हम कौन सा टेस्ट करते हैं, पंप आउट टेस्ट। ठीक है, और कैसे निकालते हैं, बाई एक्यूफर से हम वाटर, और कौन सी थ्योरी पर आधारित रहती है, डुपिट्स थ्योरी। कॉस्ट इनकी क्या होती है आपकी, हाई होती है, किसमें आपका पंप आउट टेस्ट। जबकि पंप इन टेस्ट क्या होता है, जो स्मॉल प्रोजेक्ट हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट में कौन सा यूज होता है आपका, पंप टेस्ट, पंप इन टेस्ट, या आप स्मॉल एरिया के लिए, किसके लिए आपका स्मॉल एरिया के लिए, जहाँ पर आपकी कॉस्ट भी क्या हो आपकी कम हो, तब पंप इन टेस्ट करते हैं। जबकि लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, ये दोनों कैसे मेथड हैं आपके, इसमें जो आपका पंप आउट और पंप इन टेस्ट दोनों फील्ड मेथड हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी के। नेक्स्ट है डार्सी लॉ ऑफ फ्लो थ्रू सॉइल इज वैलिड इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन। तो सॉइल मास के लिए जो रेनॉल्ड नंबर है वो लेस देन क्या होना चाहिए आपका 1। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है आपको पता ही है, दैट इज विस्कस फोर्स। जो भी आपका जैसे पाइप फ्लो है, तो पाइप फ्लो में तो आपको पता है किस तरह से दिया जाता है। ठीक है, जबकि रेनॉल्ड नंबर जो आपका इनर्शिया फोर्स, कौन सा फोर्स आपका, इनर्शिया फोर्स टू किसका आपका विस्कस फोर्स होता है, ये आपका मीन्स क्या रहना चाहिए, लेस देन 1 रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 फॉर किसके लिए आपका
फॉर फ्लो टू बी लेमिनार। ठीक है, तो आपको डार्सी लॉ तभी वैलिड है जब फ्लो क्या रहता है आपका लेमिनार, जब फ्लो क्या रहता है आपका लेमिनार, लेमिनार मीन्स इन लेयर्स। तो लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड है जब रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1 होता है, जबकि 2000 किसके केस में होता है, पाइप के केस में, किसके केस में आपका पाइप, 500 किसके केस में होता है आपका चैनल फ्लो के केस में, और 4000 का से ज़्यादा हो जाएगा तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा इन केस ऑफ पाइप फ्लो। तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डार्सी लॉ फॉर फ्लो थ्रू सॉइल इज वैलिड इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1, बिकॉज जब रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है तब फ्लो क्या हो जाता है आपका लेमिनार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड विच टेस्ट इज यूज। देखें, जो कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड टेस्ट है तभी यूज करेंगे जब सॉइल क्या होगी, फुली सैचुरेटेड होगी। कैसी होगी आपकी, सैचुरेटेड। जबकि जो आपका अगर कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट यूज किया जाता है जब आपका सॉइल क्या रहती है, पार्शियली सैचुरेटेड। कैसी सॉइल रहती है आपकी, दैट इज पार्शियली सैचुरेटेड। तो पार्शियली सैचुरेटेड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट। कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, इसमें कैपिलरी भी निकाल सकते हैं और परमेबिलिटी दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। कैपिलरिटी क्या होता है, दैट इज राइज ऑफ वाटर इन ए ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी, और इसके साथ ही आप क्या भी निकाल सकते हैं, परमेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। पर कौन सी सॉइल में, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ़ द सॉइल हैज़ ओनली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बट एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर इज नॉट पॉसिबल देन द सॉइल इज मास इज टर्म्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं आपका, एक्वीक्लूड। देखें, एक्वीफर क्या होता है, जो आपका होल्ड भी करके रख सकता है, होल्डिंग कैपेसिटी भी है, और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मीन्स बाहर भी निकाल सकते हैं, जबकि एक्वीक्लूड क्या है, होल्ड तो करके रख सकता है पर हम उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक्सट्रैक्ट मीन्स बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लाइक क्ले, क्ले आपका होल्डिंग कैपेसिटी तो रहती है पर उससे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एक्वीफ्यूज क्या होता है, वो ना ही आपका होल्ड करके रख सकता है अपने अंदर वाटर को, और ना ही हम उससे बाहर निकाल सकते हैं, लाइक रॉक। क्या आपका, रॉक जैसे पहाड़ है। जबकि एक्विटार्ड क्या होता है, विच हैव वेरी लेस परमेबिलिटी, जिसकी क्या होती है, लेस परमेबिलिटी। कभी कभी आपका इससे हम क्या कर सकते हैं, ये होल्ड तो कर सकता है पर कभी कभी ऐसे चांसेस हो सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर कि हम उससे बाहर निकाल सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एक्विटार्ड। एक्वीफर का एग्जाम्पल क्या है आपका, सैंड। ठीक है, एक्वीक्लूड का एग्जाम्पल क्या है, क्ले। एक्वीफ्यूज का एग्जाम्पल क्या है आपका, रॉक। ठीक है, तो ये ध्यान, एक्वीफर होल्ड भी कर सकता है और क्या भी कर सकता है आपका, एक्सट्रैक्ट भी, यानी बाहर भी निकाल सकते हैं। एक्वीक्लूड सिर्फ होल्ड करके रख सकता है पर बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्ले एग्जांपल, एक्वीफ्यूज नहीं होल्ड कर सकता है वाटर को, नहीं आप उससे एक्सट्रैक्ट यानी बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज लाइक रॉक, यानी पत्थर है जैसे। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो है पर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर इज नॉट पॉसिबल, दैट इज एक्वीक्लूड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है एक्वीक्लूड का, क्ले। एक्वीफर का एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, सैंड। और एक्वीफ्यूज का एग्जाम्पल क्या होता है आपका, रॉक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाउ डू डिग्री ऑफ सैचुरेशन इफेक्ट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अब आपको पता है अगर कोई सॉइल फुली सैचुरेटेड होगा तो जो इंटरकनेक्टेड वर्ड्स हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। आपको पता है एक वाटर दूसरे वाटर को धक्का देगा, फिर तीसरे वाटर को, इस तरह से जो वाटर है वो इजीली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पर अगर उसमें एयर प्रेजेंट रहेगी, क्या प्रेजेंट रहेगी, एयर। अब आपको पता है एयर एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा फ्लो ऑफ वाटर में, तो वो क्या कर देगा आपका, ब्लॉक कर देगा फ्लो ऑफ वाटर को, तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो फुली सैचुरेटेड सॉइल विल हैव हायर परमेबिलिटी देन पार्शियली सैचुरेटेड और ड्राई सॉइल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय रिड्यूसिंग द पोर साइज। रिड्यूसिंग द पोर साइज तो क्या होगा, जब आपका एडजॉर्ब्ड वाटर रहेगा, तो एडजॉर्ब्ड वाटर क्या करता है आपका, रिड्यूस कर देता है पोर साइज बाय एंट्रैपिंग एयर इन द वर्ड्स। तो एक राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ये जो एयर है वो एंट्रैप्ट कर देगी, और जो क्या होगा आपका कि आपका जो भी सॉइल मास रहेगा वो आपका एयर एज ए ब्लॉकेज की तरह काम करेगी। तो राइट आंसर विल बी, हाउ टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन इफेक्ट परमेबिलिटी, एंट्रैप्ड एयर विल ब्लॉक दी वॉइड्स एंड द परमेबिलिटी विल रिड्यूस। अगर सैचुरेटेड है फुली तो आपका अच्छे से पानी बाहर निकल जाएगा इजीली, तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इन ए सॉइल सैंपल ऑफ परमेबिलिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज डन if head reduced from 18 cm to 8 cm, the specimen length of 30 cm and area इतना, what will be the volume of water collected per unit time। देखें क्वेश्चन किस तरह से इसने घुमा के पूछ रहा है, what will be the volume of water collected per unit time। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज पूछा है तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, डार्सी लॉ के आई ए, सब कुछ दे रखा है आपको, के कितना दे रखा है, के इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1
आई क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। अब हेड लॉस कितना हो गया, 18 से 8 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितने लेंथ में, लेंथ ऑफ सैंपल इज 30 सेंटीमीटर, 10/30। और एरिया कितना दे रखा है, एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 60, तो 30 से 2 तो कितना आ गया 20। पर देखें 20 क्या आएगा, ये यूनिट क्या होगी, यूनिट ध्यान रखें सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पर यहाँ आंसर में आप देखें क्या दे रखा है, क्यूमेक। क्या क्यूमेक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, नहीं, क्यूमेक क्या होता है आपका, मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपका आंसर कितना आया, डिस्चार्ज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आंसर ए लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आंसर में क्या दे रखा है, क्यूमेक। क्यूमेक क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 10⁻⁻2 का मीटर का क्यूब पर सेकेंड, 10⁻⁻2 6, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और मीटर क्यूब पर सेकेंड को क्या बोलते हैं आपका, क्यूमेक। 1 क्यूमेक इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 20 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 क्यूमेक या मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 2 इंटू 10⁻⁻5 को कैसे लिखते हैं, 0.00002 क्यूमेक या मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो राइट आंसर विल बी डी। तो ध्यान रखें, आपको यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी सारे जैसे सेंटीमीटर में ही थे, ठीक है, तो आपने बिल्कुल सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में निकाल दिया, पर आंसर किस में रखा है, क्यूमेक। क्यूमेक मीन्स क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, कंसोलिडेशन टेस्ट, लुडेन्स इक्वेशन। देखें ये जो तीनों मेथड हैं ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। कैसे मेथड है आपकी, इनडायरेक्ट। जैसे आपको पता है कांस्टेंट हेड टेस्ट एंड फॉलिंग हेड टेस्ट आर एंड लेबोरेटरी मेथड। कांस्टेंट हेड किसके लिए यूज होता है, फॉर आपको पता है कोर्स ग्रेन्स और ग्रेवल एंड। फॉलिंग हेड किसके लिए होता है, फाइन ग्रेन्ड एंड सॉइल के लिए। और फाइन ग्रेन सॉइल में भी ध्यान रखें, जो रिनोड, सो फाइन ग्रेन सॉइल भी क्या बोला मैंने आपका, एक लेबोरेटरी मेथड है, जिसमें जो हम किसके लिए करते हैं आपका, सिल्ट, और किसके लिए आपका, फाइन सैंड के लिए। अगर कभी जो आपका फाइन ग्रेन सॉइल है, ठीक है, यानी कि सिल्ट, उसके लिए आपका फॉलिंग हेड मेथड किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा आता है फॉलिंग हेड मेथड किसके लिए किया जाता है, तो वो आपका सिल्ट के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका जो ये तीनों मेथड है, ये तीनों क्या है आपके इनडायरेक्ट मेथड, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कंसोलिडेशन टेस्ट में आप कैसे निकालते हैं, परमेबिलिटी इक्वल टू आपका जो भी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है CV इंटू MV, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इंटू गामा W, इस तरह से निकालते हैं। लाउडेन्स इक्वेशन आपका बोलता है कि जो आपका log 10 परमेबिलिटी इंटू सरफेस एरिया का होल स्क्वायर इक्वल टू एक एक्सप्रेशन दिया था उन्होंने A+BN, जहाँ पर A और B कांस्टेंट हैं और A की वैल्यू जो रहती है आपकी 1.365, कितनी रहती है 1.365, और B की वैल्यू कितनी रहती है आपकी 1.515, ठीक है। और N क्या है आपका यहाँ पे, पोरोसिटी। ऐसे सरफेस एरिया पे परमेबिलिटी किस तरह से डिपेंड करती है, आपको पता है परमेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा परमेबिलिटी कम होती जाएगी। फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी आपकी कम रहेगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं आपका यहाँ एलन हेजन इक्वेशन आपको पता ही है, K इक्वल टू क्या होता है, CD10 का होल स्क्वायर। तो इससे भी परमेबिलिटी, तो ये तीनों मेथड से आप परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी तो इज गिवन बाई, तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी T होता है आपका प्रोडक्ट परमेबिलिटी इनटू विथ का, ठीक है, ऑफ एक्यूफर। एक्यूफर क्या होता है, विच हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज वेल एज वाटर, जिससे हम एक्सट्रैक्ट यानी बाहर भी निकाल सकते हैं, लाइक आपका सैंड। तो सैंड आपका एक्वीफर का एग्जांपल है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अगर इसकी यूनिट पूछा जाए कि यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, बी की क्या होगी सपोज मीटर, तो क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, T इक्वल टू BK। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल सैंपल इन कॉन्स्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड टेस्ट इज, द सॉइल सैंपल इन कॉन्स्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड टेस्ट। तो क्या रहता है कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड टेस्ट में, जो आपका डार्सी लॉ पर आधारित हैं,
द सॉइल शुड बी इन सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड किस में रहता है आपका? कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट में। किसमें? कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट। और कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट आपको पता है एक लेबोरेटरी मेथड है जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम कैपिलरिटी भी निकाल सकते हैं, परमेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, जिसमें एक आपका लगभग 35 सेंटीमीटर लेंथ का एक सैंपल होता है और 4 सेंटीमीटर के करीब उसका क्या होता है आपका डाया। ठीक है, तो जिसमें हम डिफरेंट सेक्शन पे ऑब्जर्वेशन करके कैपिलरिटी एज वेल एज परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो देखें परमेबिलिटी आपका किस तरह से टेम्परेचर से अफेक्टेड रहती है। आपको पता है परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता है विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है फ्लूइड की। हालांकि गैसेस की बढ़ती है, पर आपको पता है सॉइल मास से फ्लूइड ही आपका मीन्स की फ्लो होने वाला है। तो विस्कोसिटी डिक्रीज, जब विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। और जो परमेबिलिटी एबिलिटी ऑफ फ्लो कितना ईजिली फ्लो हो जाएगा, तो अगर उसमें रेजिस्टेंस हो जाएगा तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी। पर अगर विस्कोसिटी कम हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने से तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ सॉइल मास। तो सबसे पहले देखना डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी होती क्या है। जैसे आपका ये सॉइल मास है, इस सॉइल मास में आपको पता है ये क्या है? सपोज आपका सॉलिड पार्टिकल है, दैट इज ये है आपके सॉलिड पार्टिकल है और ये क्या है? वॉइड्स। तो वॉइड्स के थ्रू जो आपका सॉइल मास का फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? सीपेज वेलोसिटी। जबकि पूरे सॉइल मास के थ्रू जो आपका मीन्स की पूरा एरिया के थ्रू आपका होता है उसको बोलता है डिस्चार्ज। हालांकि आपको पता है पूरा सॉइल मास के थ्रू फ्लो होगा नहीं, इसलिए इसको सुपरफिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। जबकि ये जो सीपेज वेलोसिटी होगी ये क्या होगी? एक्चुअल वेलोसिटी होगी। तो आपको पता है इसका वर्ड्स का एरिया कम होगा टोटल एरिया से, तो जब एरिया कम होगा तो सीपेज वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सीपेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगी आपकी? सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है? वी एस इक्वल टू वी अपॉन एन। और वैसे भी आपको पता है पोरोसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। ये एन क्या है? पोरोसिटी। ऑलवेज जब ये कम होगा इन 1 से तो सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज। तो अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। वी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 × 10 की पावर -5। सीपेज वेलोसिटी कितनी है? 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 40 × 10 की पावर -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नाउ द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट पैरेलल टू स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्या बोल रहे हैं? जैसे आपको पता है स्ट्रेटिफाइड सॉइल क्या होती है? जो डिफरेंट डेप्थ में जिसकी आपकी प्रॉपर्टी चेंज होते रहती है। लाइक यहाँ पर आपका परमेबिलिटी कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, या उससे कोई लूज स्टेट में है, कोई डेंस स्टेट में है। तो लेटेस्ट फ्लो पहले क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में kx, यानी कि पैरेलल टू दिस स्ट्रेटिफिकेशन। इस स्ट्रेटिफिकेशन के फ्लो कैसा हो रहा है आपका? पैरेलल। ठीक है, तब परमेबिलिटी जो एवरेज परमेबिलिटी सपोज kx है। नाउ लेट अस, अब आपका फ्लो कैसा हो रहा है आपका? दैट इज परपेंडिकुलर टू जो स्ट्रेटिफिकेशन है या बेडिंग प्लेन है उसके क्या हो रहा है आपका? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। सपोज वो क्या है? ky। तो ध्यान रखें जो आपका परमेबिलिटी पैरेलल टू बेडिंग प्लेन या पैरेलल टू स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू दी बेडिंग प्लेन। तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी दैट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन एनिसोट्रॉपिक सॉइल। तो एनिसोट्रॉपिक सॉइल, आइसोट्रॉपिक क्या होता है? जो आपका प्रॉपर्टी सेम रहती है। एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी डिफरेंट। जैसे आप देख रहे हैं परमेबिलिटी एक्स, परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। एक्स डायरेक्शन में परमेबिलिटी कितनी है? के एक्स। वाई डायरेक्शन में परमेबिलिटी कितनी है? के वाई। सो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स इट इज ए एनिसोट्रॉपिक सॉइल। 2D क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका जो एवरेज परमेबिलिटी है यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में kx है और एवरेज परमेबिलिटी आपका वर्टिकल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन ky है। अगर आपको इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकालना है सॉइल मास का तो ये क्या हो जाता है? √kx इंटू ky। और इसका √kx ky को कैसे लिखते हैं? kx ky इंटू 1/2 या की पावर 1/2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन एलन हैजन एक्सपेरिमेंट परमेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। परमेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैसे? k = c d10 का होल स्क्वायर। c आपका क्या है? आपका कांस्टेंट है। d10 क्या है? इफेक्टिव साइज। अगर बात करें d10 तो d10 किस में रहेगा आपका? mm में। तो c की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 1। और k किस में रहेगा आपका? mm पर सेकेंड। किस में आपका? mm पर सेकेंड में। पर अगर d10 आपका ध्यान रखें, अगर
सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 100 और के किसमें होगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में। क्लियर हो गया। तो ये आपका मीन्स की ध्यान रखें, सी एक कांस्टेंट है, के परमेबिलिटी है, D10 क्या है आपका इफेक्टिव साइज mm और सेंटीमीटर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा के इक्वल टू CD10 स्क्वायर। तो एलन हैजन एक्सपेरिमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, पर ऐसी लाउडॉन्स इक्वेशन है, ठीक है, कोजनी-कारमान इक्वेशन है, ठीक है, और आपका कंसोलिडेशन टेस्ट है, इनसे भी परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इनको आप बिल्कुल आप बहुत डिटेल में पढ़ें, और इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से हम वीडियो और भी आपके पास मीन्स की प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।